गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक सिंह। ईवाईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जनवरी करंट अफेयर्स 2026 के बारे में देखेंगे, जो कि बिहार से रिलेटेड होगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम जो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 26 जुलाई को होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी में अभी हाल ही में उनका कट ऑफ आया हुआ है, वहाँ पे वो लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उन बच्चों के पास अभी टाइम है यहाँ पे आके बीपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम तो फैक्ट बेस्ड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि यूपीएससी से अलग नहीं है, उसी क्षेत्र से होता है, लेकिन हाँ थोड़ा फैक्ट होता है इसमें, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जो अभी आप लोग ब्लैक इस पे देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, ये जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इससे पहले जो सेशन है उसमें मैंने आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, बिहार रिलेटेड बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसको बताया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। 30 to 35 क्वेश्चन जो हैं आपके बिहार से करंट अफेयर से आते हैं। उसमें से 10 या फिर 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन जो होते हैं बिहार से आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत से बच्चे स्किप भी कर देते हैं, जो कि आपके प्री क्वालिफाई, अगर प्री क्वालिफाई 2-4 नंबर के लिए रुकता है तो वहाँ पे आप, अगर बिहार करंट अफेयर्स आता है तो आप वहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये मेनली जो करंट अफेयर है आपका जनवरी करंट अफेयर्स 2026 के बारे में है। ओके, तो शुरू करते हैं ये सेशन हम लोग, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके प्री एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में। ओके, तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका, फर्स्ट टॉपिक है 77 गणतंत्र दिवस के बारे में है, रिपब्लिक डे के बारे में है, कि जो रिपब्लिक डे है वो 27 अभी हुआ था, 26 जैन को, 26 जैन को। उसमें बिहार से रिलेटेड जो करंट है क्या है, देख लेते हैं यहाँ पे। पटना के गांधी मैदान में पटना के मैदान में जो आयोजित हुआ था समारोह में परिवहन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, कि समारोह में परिवहन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो परिवहन विभाग है उसको प्रथम स्थान मिला हुआ है। आगे देख लेते हैं, इस झांकी की थीम क्या है, नारी थी। तो किसी भी एग्जामिनेशन में आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड अगर कहीं भी कुछ दिख जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे थीम जो झांकी की थीम थी वो नारी से रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या है। ओके, नारी थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं, महिला सारथी योजना। महिला सारथी योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना को इस झांकी के माध्यम से केंद्र में रखा गया है। ओके, इसको केंद्र में रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, बल्कि महिलाओं के रोजगार और निर्भरता, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अवसर प्रदान करना भी है। तो महिला सारथी सारथी योजना पे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं कि महिला सारथी योजना किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको ये जो चीजें बताई गई हैं, ये जो पॉइंट बताए हैं, क्या उद्देश्य है इसका, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना। ओके, और महिलाओं में आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अवसर प्रदान करने की बात की गई है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
ये टॉपिक परिवहन विभाग के द्वारा ये समारोह, तो परिवहन विभाग को ये पहला इस यहाँ पे रैंकिंग प्राप्त हुआ है और इसकी थीम थी नारी। और एक और महिला साथी योजना किससे रिलेटेड है? ओके, तो 3 पॉइंट है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी क्रिएट किया है मैंने। क्वेश्चन में क्या है कि वही है 77 गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस विभाग को झांकी का प्रथम स्थान मिला? तो क्वेश्चन का आंसर परिवहन विभाग हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य पे भी क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि जो अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन है इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ओके, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, बिहार सरकार बिहार सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की आधिकारिक स्वीकृति दी है। ओके, तो दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है, स्वीकृति भी दे दी गई है। तो यहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व है, तो पहला की भी बात करते हैं। तो राज्य का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे इंस्टीट्यूटेड है? ये कि पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे है। दूसरा बन रहा है कैमूर में, पहला कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। अब इसका लोकेशन भी देख लेते हैं एक बार, ताकि आपके माइंड में काफी देर तक ये रहे। कोई भी क्वेश्चन अगर मैपिंग के थ्रू पढ़ लेते हैं, कोई भी जगह जो भी प्लेसेस हैं वो अगर मैपिंग के थ्रू पढ़ लेते हैं तो बहुत ज्यादा समय तक वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। इसलिए आपको यहाँ पे मैंने मैप भी दे रखा है, ये देख सकते हैं, मैप भी दे रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है ये, तो ब्लर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है पश्चिमी चंपारण, आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे है। पश्चिमी चंपारण के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण क्या है? ये पश्चिमी चंपारण है जो कि नेपाल को टच कर रहा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे यूपी को भी टच कर रहा है। ओके, तो पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल को भी टच कर रहा है, यूपी को भी टच कर रहा है, ये ध्यान रखना। और जो कैमूर है यहाँ पे तो पहला टाइगर रिजर्व बना है, पहला टाइगर रिजर्व। ठीक है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण में। और जो सेकंड की बात की गई है कैमूर में है। कैमूर कहाँ पे है? कैमूर ये है। ओके, ये वाला रीजन जो है कैमूर है। ओके, तो एक आपका ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। तो एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे है दूसरा दूसरा टाइगर रिजर्व है। ओके, दूसरा टाइगर रिजर्व है, ये जो है ये यूपी को टच कर रहा है। ओके, ये भी ध्यान रखना है कि किस स्टेट को ये टच करता है, यूपी को टच करता है। ये यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो ये रोहतास जो है ना, रोहतास जो है यूपी को टच करता है और प्लस झारखंड को टच करता है। लेकिन ये जो पोर्शन है कैमूर जो है केवल यूपी को टच कर रहा है। ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर भी एक बार रिवीजन करने के लिए मैं ये आपको करा दे रहा हूँ। ओके, तो ये आपको मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा क्लियर तो हो गया, पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है और कैमूर यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, उसमें और भी चीजें हैं जो देखते हैं हम लोग। ओके, इसमें कुछ पॉइंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइगर रिजर्व राज्य का दूसरा है कैमूर। तो यहाँ पे पहला वाल्मीकि है जो कि पश्चिमी चंपारण में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है यहीं पे कैमूर में ही एक मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर है यहाँ पे। मंदिर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाला 17th में या फिर 69th में 69th में थावे के बारे में पूछा था कि थावे कहाँ पे है।
जो कि थावे गोपालगंज जो थावे जो है वहाँ पे एक तरीके से कहते हैं कि अ, धार्मिक स्थल भी है, तो धार्मिक स्थल पे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं आपके। ओके, तो थावे के बारे में पूछा गया था, तो हो सकता है कि मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में ही पूछ ले कहाँ पे है। और ये सबसे प्राचीन, एक तरीके से कहा गया है कि सबसे प्राचीन सक्रिय मंदिर भी है। मुंडेश्वरी मंदिर जो है आपका कैमूर में है। डायरेक्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के लिए भी आ सकता है कि मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, और भी 2-3 मंदिरों के नाम में पूछ दिया जाएगा और उसको मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे भू आकृति बिंद श्रेणी का विस्तार है। कैमूर में बिंद श्रेणी का विस्तार है। कैमूर का पठार यहीं पे है। ओके, आगे देखते हैं आगे पॉइंट में क्या है। आगे पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे, प्रशासनिक कहाँ का, कैमूर का, तो भभुआ डिस्ट्रिक्ट में है, भभुआ में है, जो कि मुख्यालय कहाँ पे, भभुआ में है। और पर्यावरण की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है ये कैमूर। ओके, कैमूर की बात की जाए तो कैमूर में अ, अगर डेंसिटी की बात की तो फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कैमूर में ही है। ओके, ये सब पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, इसको माइंड में रख लीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन है इस पे, वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कभी सत्य सही है गलत है भी दे सकता है यहाँ पे, तो ये वाले पॉइंट को आप ऐसे सर्कल में बना लेंगे, सही है कि गलत है, ताकि जब भी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहां पे मतलब पता रहे कि हाँ सही है या गलत है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, यह बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है। ओके, इसे हाल ही में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया है। ओके, थर्ड यहाँ पे, यह मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अभी मैंने आपको मैपिंग के थ्रू इसीलिए बताया कि जो कैमूर है वो हिमालय का नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि नीचे पार्ट में वो सिचुएटेड है। ये नवादा जिले में स्थित है, नवादा जिले में भी स्थित नहीं है, प्रयास नहीं किया गया है। अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे लास्ट में ई क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन ऑप्शन होगा ई वाला, वहां पे आपको बबल फिल करना पड़ेगा। तो आपको समझ में, मैंने बता चुका हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो गया। इसे हाल ही में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पहला आपको मालूम ही है, पश्चिमी चंपारण में है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन सक्रिय मंदिरों में से एक माना जाता है, जो कैमूर जिले में है। यहाँ पे दे रखा है कैमूर जिले में, तो मैं बता भी चुका हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मुंडेश्वरी मंदिर। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इसको देखते रहिएगा, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए। मैं 100% नहीं कहता। ओके, लेकिन आपको जो भी ये कंटेंट दिया गया है बहुत ही सोच समझ के दिया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दिया गया है आपको इस पीपीटी इस पीडीएफ में। ओके, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के बारे में है, जो थर्ड जो है आपका टॉपिक है, इंद्रपुरी जलाशय योजना के बारे में है। देख लेते हैं, यह परियोजना रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है। ओके, कैमूर और रोहतास पास में ही है। ओके, तो रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है ये। उद्देश्य क्या है इसका, किसी भी किसी भी परियोजना का एक उद्देश्य होता है कि किस लिए इसे बनाया जा रहा है। ओके, तो इसका भी एक उद्देश्य है। सोन नदी की जल का इष्टतम उपयोग, इष्टतम मतलब कि बहुत अच्छे से उपयोग करने की बात की गई है यहाँ पे। और दक्षिण बिहार के सूखे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करना। ओके, तो ये जो इंद्रपुरी जलाशय योजना है, ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर जो दक्षिण भाग में बहुत ज्यादा सूखा रहता है, तो वहां पे सूखे की कमी को हटाने के लिए यहाँ पे इंद्रपुरी पूरी जलाशय को आप मेंस में एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि बिहार सरकार का एक योजना है, जो कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है, जिसके तहत दक्षिण भारत के क्षेत्रों को पानी पहुंचाया जाएगा। और वहां पे जब पानी पहुंचेगा तो
खेती भी की जा सकेंगी, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी वहां पे जनरेट किया जा सकता है। तो आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। ओके, आगे जो पॉइंट है वो देखते हैं। क्यों आवश्यक है सोन नदी में, क्यों आवश्यक है, क्यों बनाया गया है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना की बात क्यों की गई है? हम्म, क्यों आवश्यक है? सोन नदी में मानसून के दौरान भारी जल आता है, लेकिन शुष्क मौसम में जल स्तर बहुत कम हो जाता है, आपको मालूम ही है। ठीक है, क्योंकि ये सब नदियां होती हैं हिमालय से तो निकलती नहीं है, तो यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियों में सदा पानी रहता है। इस वाली नदियों में पानी तो रहता है लेकिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बारिश होती है तो इसमें फ्लो रहता है, बहुत कम हो जाती है। ये परियोजना जल को संचित स्टोर करके पूरे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। ओके, इस परियोजना को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जल को स्टोर किया जा सके और पूरे वर्ष जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। ओके, हाँ, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों को इससे लाभ होगा, ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 8 जिले हैं। ओके, 8 जिले हैं, जो कि देखिए आप कौन कौन से हैं। दक्षिण पश्चिम जिलों में भोजपुर हो गया, एक, बक्सर, दो, रोहतास, तीन, कैमूर, चार, औरंगाबाद, पांच, अरवल, छह, गया, सात, और पटना को भी लाभान्वित करेगा ये। तो 8 जिले हैं, 8 जिलों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। कौन से परियोजना से? इंद्रपुरी जल परियोजना से। ओके, सिंचाई क्षमता, इसके माध्यम से लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को वर्ष भर सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा, जो बिहार की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। ओबियसली जब पानी होगा तो वहां पे कृषि भी अच्छी होगी। ओके, तो ये पॉइंट जनरल पॉइंट है, आप इसको आराम से मेंस में यूज कर सकते हैं। जल बंटवारा, बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद है। बहुत सी नदियों के बीच में विवाद होता रहता है। ओके, तो झारखंड और बिहार के बीच में भी बहुत समय से इस पे विवाद था कि कितना जल झारखंड को लेना चाहिए, कितना जल बिहार को लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य चाहता है कि मेरे यहाँ जल की आपूर्ति लगातार होती रहे, सालों भर होती रहे। केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के बीच हालिया सहमति 2026 के बाद इसे परियोजना को नई गति मिल गई है। अब सहमति हो गई दोनों के बीच में कि कितना पानी झारखंड लेगा और कितना पानी आप बिहार को दी जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे जो है इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें क्या क्या हो सकता है। कृषि विकास होगी, जब ये योजना आ गया है, ठीक है, तो कृषि विकास होगा। नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से खरीफ और रबी दोनों फसलों को पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है बाढ़ प्रबंधन की बात की गई है। जलाशय होने से मानसून के दौरान नदी के अतिरिक्त जल को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे सोन तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। ओके, औद्योगिक लाभ क्या होगा? सिंचाई के अलावा यह परियोजना क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग और जल विद्युत हाइड्रो पावर उत्पादन करने के लिए भी आधार तैयार करेगा। ओके, तो ये एक आधार बना सकता है कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके। ओके, तो ये मेल्स के लिए है मेनली। अगर क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाइज बना देगा, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट है, इतना स्टेटमेंट छोटा स्टेटमेंट या फिर इजी स्टेटमेंट बनाएगा नहीं। ओके, बस एक बार देख लीजिएगा इसे। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा? किसानों की निर्भरता वर्षा पर जो होती थी ज्यादातर, वो कम हो जाएगी, जिससे गरीबी में कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी जलाशय है परियोजना से बिहार के कितने जिले सिंचाई? तो ये आपको मालूम है, ये 8 जिले हैं जो इनसे फायदा होगा। कौन कौन से जिले हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये ध्यान रखिए कौन कौन से जिले हैं। ये मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर देगा ये। ओके, 8 में से 4-5 जिले दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा जिला है कौन सा जिला नहीं है। ओके, 8 जिले देखिए,
यहाँ पे पहले तो आप पटना ध्यान रखिएगा, पटना। उसके बाद पटना के बाद रोहतास, कैमूर आपको बता ही चुका हूं मैं। तो कहाँ पे कैमूर है, कहाँ पे रोहतास है, ये आपको मालूम ही है। औरंगाबाद भी है। उसके बाद औरंगाबाद के बाद अरवल भी है, बक्सर भी है। ओके, गया है और पटना है। हो गया। भोजपुर भी है एक। ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से रखिएगा, पहले कौन सा हो गया, रोहतास हो गया। दूसरा हो गया कैमूर हो गया। तीसरा हो गया पटना हो गया। चौथा हो गया भोजपुर हो गया। पांचवा औरंगाबाद हो गया। छठा बक्सर हो गया। गया हो गया और अरवल हो गया। ये 8 आपके जिले हैं, क्योंकि ये आपका योजना के परियोजना का क्या नाम है, इंद्रपुरी परियोजना, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना। ओके, जलाशय परियोजना। तो ये इस परियोजना का नाम इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है। इसको आप बड़े ध्यान से 8 जिले से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, विराट रामायण मंदिर के बारे में है। ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो जनवरी 2026 में पूर्वी चंपारण के कैथलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के विश्व की सबसे विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और ये कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में ही है, ये पूर्वी चंपारण में है। ओके, पूर्वी चंपारण में है, जो कि जहाँ पे गांधी जी गए थे पहली बार। कि कैथलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व का विशाल शिवलिंग इस समय 33 फीट ऊंचा है। 210 टन वजनी शिवलिंग एकल काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। मतलब ऐसा है कि जो ग्रेनाइट का पत्थर है, एकाश में, मतलब एक ही ग्रेनाइट का पत्थर है, उसको उसके द्वारा इस शिवलिंग को बनाया गया है। अष्टकोणीय स्वरूप कैसा है, अष्टकोणीय स्वरूप। मंदिर का डिजाइन सॉरी, वो तो शिवलिंग का डिजाइन तो जानते ही हैं आप कैसा होता है, लेकिन जो मंदिर का डिजाइन है, मंदिर का डिजाइन कैसा हो जाएगा, ये अष्टकोणीय है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला में एक विशेष स्थान रखता है। ओके, आगे पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये पश्चिमी चंपारण के बारे में यहाँ पे मैपिंग रखा गया है। ये आपका पूर्वी चंपारण है, ये आपका पश्चिमी चंपारण है, और ये आपका पूर्वी चंपारण है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, मोतिहारी है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी फर्स्ट टाइम गए थे। और कैमूर ये रहा, और ये रोहतास रहा। अभी अभी पिछले वाले उसमें मैंने बताया था कि 8 जो हैं, 8 जिले कौन कौन से हैं जिसमें इंद्रपुरी जलाशय से फायदा होगा। 8 जिले कौन कौन से हैं, एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए। रोहतास तो है ही, बक्सर भी है, ओके, कैमूर भी है, 3 हो गया। भोजपुर हो गया, 4 हो गया। पटना हो गया, 5 हो गया। अरवल 6, औरंगाबाद 7, और ये गया 8। ओके, तो 8 जिले हैं यहाँ पे। ओके, ये ध्यान रखना, 4 जिले जो हैं, ये वाला पोर्शन है, चारों जिले हैं इसमें। उसके बाद पटना हो गया, ये पटना हो गया, ये अरवल है, औरंगाबाद है ये, और ये गया है। ओके, ये 8 जिले इंद्रपुरी जलाशय से इसे फायदा होगा। ओके, तो ये मैं बता रहा था आपको। टॉपिक था हमारा क्या, टॉपिक हमारा था ये रामायण, विराट रामायण मंदिर। ओके, तो कहाँ पे बन रहा है ये, पूर्वी चंपारण में। हो गया, ये बता दिया मैंने। कुछ फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो बार बार पूछे जाते हैं। जो पश्चिमी पूर्वी चंपारण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, सभी लोग को मालूम है। महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह भी था यही। और गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर यहाँ के नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं की समाधान किया था, सभी को मालूम है ये। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है,
गांधी जी की पहली गिरफ्तारी। ओके, ये थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत से बच्चों को नहीं मालूम हो कि पहली गिरफ्तारी भी हुई थी यहीं पे। मोतिहारी ही वो स्थान है जहां गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा पहली बार गिरफ्तार किया गया था। तो मुख्यालय भी है पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, तो यहीं पे इन्हें गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी स्मृति स्तंभ, मोतिहारी में गांधी जी की स्मृति में एक स्तंभ बनाया गया है, जो राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ओके, मोतिहारी में बनाया गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल की बात की जाए, यहाँ पे सांस्कृतिक और धार्मिक विराट रामायण मंदिर कैथीलिया, यह हाल के समय में सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर में से एक होगा और इसकी वास्तुकला कंबोडिया के अंगुर वाट से प्रेरित है। क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि जो पूर्वी चंपारण का रामायण रामायण स्तंभ है, जो शिवलिंग है, वो किस वास्तुकला से प्रेरित है। तो कंबोडिया में अंगकोर वाट एक मंदिर है, उससे प्रेरित है। ओके, और यहाँ पे केसरिया बौद्ध स्तूप भी है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। यह पूर्वी चंपारण में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। ओके, तो केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अशोक स्तंभ लौरिया अरिरास, यह सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ है, जिस पर अशोक स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। यह मौर्यकालीन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में ही है ये लौरिया अरिरास, पूर्वी चंपारण में। ओके, तो डायरेक्ट मिलाने के लिए भी आता है, मैच द फॉलोइंग में। तो पूर्वी पूर्वी चंपारण में है ये, ईस्टर्न चंपारण। भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भूगोल और अर्थव्यवस्था में क्या क्या है। तो यहाँ पे सीमा की बात की जाए, पूर्वी चंपारण को उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दिखाया भी मैंने आपको, पूर्वी चंपारण ऊपर है, पश्चिमी चंपारण उसके बगल में है, दोनों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं। 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्वी पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, सीतामढ़ी भी है, ठीक है, उसके बाद आपका सुपौल है, ओके, अररिया है और किशनगंज है। ओके, तो आप इसको ध्यान रखना। यहाँ की मुख्य नदियों में गंडक और बागमती शामिल है। इन नदियों के कारण यह जिला बाढ़ फ्लूड प्रोन क्षेत्र में आता है। इसी कारण यहाँ पे लगातार बाढ़ आती रहती है। ओके, और बागमती ही ये रिवर है जो कि, अगर ये बिहार है, ठीक है, तो अगर पूरा पश्चिम सॉरी ये नॉर्थ साउथ में डिवाइड करता है गंगा, तो उत्तर बिहार को ये बागमती ही डिवाइड करती है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप किया जा सकता है कि कौन सी रिवर है जो कि बिहार के उत्तरी भाग को 2 भागों में डिवाइड करती है, तो बागमती ही है। ओके, यह क्षेत्र गन्ना, क्योंकि ये क्षेत्र तराई वाले क्षेत्र में है, तो यहाँ पे गन्ना के लिए गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। मोतिहारी में चीनी मिल ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। ओके, अब क्वेश्चन है एक, वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लेते हैं। जब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से बता लेंगे इसे। ओके, पूर्वी चंपारण जिले में हाल ही में स्थित विश्व की सबसे विशाल शिवलिंग और उसमें संबंधित ऐतिहासिक संबंधित सांस्कृतिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है। यह एकल आकाश में ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। सही है, ये 33 फीट है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ और रखते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 33 फीट है। केसरिया बौद्ध स्तूप, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है, इसी जिले मतलब कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है लौरिया अरेराज में स्थित अशोक स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला, क्या एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ओके, जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है, तो मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ओके, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीजें। आपको मैं मैप के थ्रू भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको काफी समय तक ये आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में ये काफी समय तक रहे आपके। ओके, नेक्स्ट जो है न्यायिक नियुक्ति हुई है, तो न्यायिक नियुक्ति है कोई विशेष व्यक्ति है तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है, मतलब कि 100% कोई भी चीज नहीं है कि यही आएगा, लेकिन हाँ नियुक्ति से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो कौन है ये, क्या है? संवैधानिक प्रावधान। ओके ओके, एक मिनट। न्यायिक नियुक्तियां, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कहाँ के? उड़ीसा के थे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो आपको ध्यान रखना है ये कि संगम कुमार शाही साहू हैं, इनको पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये उड़ीसा के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं, अगर नियुक्ति प्रक्रिया की बात की जाए, कैसे इन्हें नियुक्त किया जाता है, तो आप देख लो। अब एक बार क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, किस आर्टिकल के थ्रू की जाती है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसी राज्य में हो रहा है उच्च न्यायालय में तो राज्यपाल होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी उच्च न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। ओके, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है। कोलेजियम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। ओके, आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 217। ओके, उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के आर्टिकल 217 के अंतर्गत किया जाता है, और इसका जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, पद्म पुरस्कार। पुरस्कार भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो पद्म पुरस्कार में 3 लोगों को मिला है बिहार से। इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन से किस क्षेत्र में मिला हुआ है। 3 लोग हैं यहाँ पे। व्यक्ति, क्षेत्र, विशेष क्या है इनके बारे में, तो वो देख लेते हैं। 2026 के पद्म पुरस्कार में बिहार के 3 हस्तियों को मिला हुआ है। देखो आप, स्वर्गीय विश्व बंधु, मतलब कि इन्हें मरणोपरांत मिला हुआ है। ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये कला से और भी लोक नृत्य नृत्य से रिलेटेड है। स्वर्गीय विश्व बंधु, तो मरणोपरांत सम्मानित इन्हें डोमकच लोक नृत्य के राष्ट्रीय पहचान दिलाने और सांस्कृतिक संस्था सुरांगन की स्थापना के लिए जाना जाता है। डोमकच एक नृत्य है जो कि लोक नृत्य है, जो कि बिहार में शादी के समय में होता है। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि डोमकच कहाँ का नृत्य है, तो आपका बिहार का है। और इसी में इन्होंने अच्छा वर्क किया था, इस वजह से इन्हें कला के क्षेत्र में, लोक नृत्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण सॉरी पद्म पुरस्कार दिया है। 3 प्रकार के पद्म होते हैं ना, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ओके, 3 प्रकार के होते हैं। एक है, दूसरे जो हैं आपके नेक्स्ट, भरत सिंह भारती। इन्हें कला लोक संगीत के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। भोजपुरी लोक संगीत के दिग्गज, 7 दशकों तक भोजपुरी लोकगीत
भजन और वाद्य यंत्र, तबला हारमोनियम के लिए माध्यम से संस्कृति का संरक्षण दिया है इन्होंने। ओके, भरत सिंह भारती, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके लोक संगीत से रिलेटेड है। ओके, तो ऐसे मैच और फॉलोइंग में भी आ सकता है कि कौन से किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है आपके, ये गोपाल, स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। तो दो लोग को मरणोपरांत मिला है, एक बंधु जी को मिला है, विश्व बंधु जी को मिला है। नेक्स्ट है गोपाल जी को मिला है, गोपाल जी त्रिवेदी जी को मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें मिला है। पहला जो है विश्व बंधु जी को कला, कला में किस में? वो भी लोक नृत्य में मिला है। ओके, मरणोपरांत मिला है। सेकेंड है भरत सिंह भारती को मिला है, जो कि लोक संगीत के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट जो है आपका स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को मिला है, जो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से रिलेटेड है। इन्हें भी मरणोपरांत मिला हुआ है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे ये। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उषा के पूर्व कुलपति रहे हैं। ओके, इन्होंने प्रयोगशाला की खेतों में किसानों के जोड़ने के लिए जाना जाता है। ओके, तो आपको तीन लोग को नाम याद हो गया होगा। फर्स्ट है बंधु जी, स्वर्गीय बंधु जी। सेकेंड है भारती जी। और थर्ड है आपका गोपाल जी। आपको ये भी ध्यान हो गया होगा कि कौन से किस क्षेत्र में मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पद्म पद्म पुरस्कारों पे ही क्वेश्चन है ये, जो अभी ऊपर कराया है। 2026 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है बिहार बिहार की कुल 3 हस्तियों को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है। ओके, ठीक है, ये करेक्ट है आपका। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मरणोपरांत यह सम्मान बता ही दिया है कि मरणोपरांत इनको भी मिला है। और एक विश्व बंधु जी थी, उनको भी मरणोपरांत ही मिला हुआ है। लोक लोक नृत्य डोमकच को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय विश्व बंधु को यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो सभी जो है आपका स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए, कि बिहार का प्रथम शिल्प पर्यटन ग्राम कौन सा है। बिहार, विशेषकर मिथिलांचल क्षेत्र, अपनी समृद्ध कला परंपराओं के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। को मालूम होगा कि मिथिला पेंटिंग भी की जाती है इस वाले क्षेत्र में, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए प्रसिद्ध भी है। इस परंपरा को सहेजने और उनके आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने के लिए मधुबनी जिले मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को बिहार का प्रथम शिल्प पर्यटन गांव। ओके, ये ध्यान रखना है कि कौन सा है, मधुबनी जिले में जितवारपुर गांव है। ओके, प्रथम शिल्प पर्यटन ग्राम कहाँ पे है? मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में है। घोषित किया गया है, यह पहली स्थानीय कला को वैश्विक पर्यटन से जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ओके, शिल्प पर्यटन ग्राम का महत्व, कला का संरक्षण, ओके, आर्थिक स्वावलंबन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इस परियोजना मिथिला पेंटिंग जैसी विलुप्त होती हुई विधाओं को न केवल संरक्षित करती है, बल्कि नई पीढ़ी को इसे प्रशिक्षित भी करने की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्थिक स्वावलंबन कैसे हो जाएगा। शिल्प शिल्प पर्यटन जो है, शिल्प पर्यटन ग्राम के माध्यम से कलाकार सीधे पर्यटन से जुड़ते हैं। ओके, पर्यटन से जुड़ते हैं, इसमें बिचौलिए जो होते हैं उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है, जिससे शिल्पकारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य भी मिलता है। बिचौलिए का इसमें जो है ना भूमिका, वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। डायरेक्ट इनसे डायरेक्ट शिल्पकार जुड़ जाते हैं, उनसे जो इन्हें शिल्प को खरीदते हैं। ओके, बिचौलिया जो होते हैं, यहाँ पे उनकी भूमिका जो होती है समाप्त हो जाती है। कहाँ पे है ये शिल्प? बिहार का प्रथम शिल्प पर्यटन ग्राम कहाँ पे है? मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव, मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में। ओके, नेक्स्ट
इसमें जो पॉइंट है ये देखिएगा, पॉइंट है पर्यटन सर्किट का विस्तार। इसे मिथिला पेंटिंग सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे बिहार की सांस्कृतिक पर्यटन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में लिख सकते हैं इसे, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मैप मैंने लगाया है, इसको एक बार देख लीजिए। जो ये वन देख बता देते हैं, नेपाल से टच करने वाले जो जिले हैं, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मधुबनी कहाँ है? मधुबनी ये रहा, जो कि सीतामढ़ी से भी टच होता है, और यहाँ पे सुपौल से भी टच हो रहा है, और नेपाल से तो टच हो ही रहा है, कंट्री है। तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको नेपाल के द्वारा टच किया जा रहा है, जो उत्तरी बिहार के पार्ट भी हैं। ओके, तो मधुबनी कहाँ है? ये रहा मधुबनी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। विषय महत्वपूर्ण तथ्य, प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। शिल्पग्राम जितवारपुर प्रथम शिल्प बता ही चुका हूँ। प्रमुख फसलें यहाँ पे मखाना, धान और दलहन होता है। मधुबनी की बात की जा रही है। भौगोलिक चुनौती, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, कमला और कोसी नदी के द्वारा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं फ्लड प्रोन एरिया भी है बहुत ज्यादा। सीमा नेपाल के साथ राष्ट्रीय सीमा भी ये साझा करता है। बिहार के किस गांव को प्रथम शिल्प पर्यटन ग्राम, क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया गया है? जितवारपुर, जो कि मधुबनी जिला में है आपका। ओके, तो कंप्लीट हो गया आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये जो कि जनवरी का था, जनवरी का बिहार से रिलेटेड जो करंट्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट है, बहुत से करंट भी होते हैं बिहार से रिलेटेड, बहुत से करंट कराए जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्री के लिए भी, यहाँ तक कि मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ओके, तो यहीं से क्वेश्चन जो होता है मेंस में ही बन जाते हैं। जैसे जैसे कि आपको जलाशय के बारे, इंद्रपुरी जलाशय के बारे में हम लोग ने बात किया, तो यहाँ से मेंस के क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगर संस्कृति की बात की जाए, तो ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जितवारपुर शिल्प ग्राम पहला बिहार का, ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ओके, तो ये मेंस में भी आपके काम आ जाएगा, और प्री में तो मान काम आएगा ही आएगा, तो इंपॉर्टेंट होगा। जनरली बिहार करंट के बारे में जो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग ने जान लिया। इसको एक बार पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जितना भी मैंने बनाया है, बताया है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। और जो हम लोग की अब इनिशिएटिव चलने वाली है, वो यूआईएस की तरफ से, वो 20 टेस्ट हम लोग ऐसे ही कराएंगे आप लोग को ऑनलाइन थ्रू। 20 टेस्ट होगा, जिसमें 6 या 7 जो होगा फुल लेंथ टेस्ट होगा, और सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेंगे। तो आपके बिहार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो मतलब कि अगर 20 टेस्ट है, तो 20 टेस्ट मतलब कि 150 क्वेश्चन वन में, तो ये 3000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ओके, 3000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ओके, और जो भी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, वो भी कराया जाएगा धीमे धीमे। लेकिन ये सेशन जो है, ये 20, जो कि 20 टेस्ट होंगे, वो आपको कराए जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं, जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड होगा। तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत मेहनत भी किया गया है इस पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो यूआईएस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और इससे लाभ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।